हेलो एवरीवन। तो जो हमारा सब्जेक्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जो B.Ed फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका हम आज दूसरा पार्ट जो है कवर करेंगे। स्पेशल स्टडी ऑफ रीडिंग जो हम यूनिट 2 का सी पार्ट हम कर रहे थे, आज उसको कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। आज हम करें कॉग्निटिव बेसिस ऑफ रीडिंग हमने कर लिया था, तो इस वीडियो में हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ द टास्क इन्वॉल्व इन रीडिंग। एनालिसिस ऑफ द टास्क इन्वॉल्व इन रीडिंग। बेसिकली रीडिंग क्या है? रीडिंग मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि रीडिंग एक प्रोसेस है। तो एनालिसिस क्या चीज है? एनालिसिस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? एनालिसिस होता है कि किसी चीज को पार्ट्स में जो है ब्रेक करना, टू ब्रेक डाउन इन स्मॉल पार्ट्स। तो यहाँ पे जो रीडिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो रीडिंग के गोल्स हैं उनको हम लोग पार्ट्स में छोटा छोटा ब्रेक कर देते हैं, काट देते हैं। एंड सीक्वेंस्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस, एक सीक्वेंस में पार्ट्स में काट देते हैं ताकि जो हमारा जो प्रोसेस है रीडिंग का, उसमें जो बच्चा है वो मास्टर कर सके, मास्टर मोर इजीली। ताकि बच्चे को हम लोग स्मॉल स्टेप्स प्रोवाइड कर सके, ताकि जो भी बच्चा रीड कर रहा है उसको अंडरस्टैंड कर सके, मोर इजी समझ सके। रीडिंग की बात हमने जैसे की थी कि रीडिंग कॉग्निटिव एक प्रोसेस है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें क्या देखा जाता है कि इस प्रोसेस में हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, हमारी आईज, हम लोग आईज का यूज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट, हमारा जो ब्रेन हमारा काम करता है, बेसिकली हमें समझने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? कन्वर्ट करने में। जो कुछ भी लिखा हुआ है हम उसको कैसे समझते हैं, तो ये तीन चीजें जो है हमारी हेल्प करती है। जो कुछ भी लिखा हुआ है तो हमें एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग बच्चों के लिए जो है उसको जब बच्चों का कि हम बच्चे रीडिंग में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसका एनालिसिस कैसे करते हैं बेसिकली। तो एनालिसिस के हम देखते हैं तीन स्टेजेस है। एनालिसिस क्या है? लर्निंग टू रीड इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, बेसिकली सीक्वेंस में चलता है एक, है ना। जैसे एक नया स्किल है, उसके ऊपर दूसरा नया स्किल, फाउंडेशन, बेसिकली वो दूसरे किसी स्किल की फाउंडेशन बनता है। ऐसे धीरे धीरे करके जो बच्चा है मास्टरी करता है रीडिंग में, बेसिकली। पहले जैसे मैंने बताया था, अल्फाबेट सीखता है, फिर वर्ड्स सीखता है, फिर सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखता है। तो क्या है ये, यहाँ पे एक स्किल उसने सीखा अल्फाबेट्स का, फिर वो बेसिस बना वर्ड्स फॉर्म करने के लिए, फिर वो बेसिस बना सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। तो एनालिसिस भी हम ऐसे ही करते हैं जहाँ पे हम क्या चेक करते हैं कि बच्चे की मास्टरी कैसे होती है किसी भी जो रीडिंग है, रीडिंग स्किल्स को एक्वायर करने में, बेसिकली। तो उसके थ्री कंपोनेंट्स देखे जा सकते हैं, थ्री कंपोनेंट्स है जिसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। पहला है डिकोडिंग। डिकोडिंग हमने पिछले अपनी वीडियो में भी बात की थी। डिकोडिंग क्या होता है कि कोई भी जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग निकालना, डिकोड करना, बेसिकली वो मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है ना। जब मीनिंग कन्वे होता है तो कॉम्प्रहेंशन होती है। कॉम्प्रहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट। कॉम्प्रहेंड कर लिया, एंड द नेक्स्ट लेवल इज टू रिटेंशन। हाउ लॉन्ग you are able to remember that particular text। क्योंकि अगर कंप्रीहेंड नहीं करोगे तो आपकी रिटेंशन नहीं हो पाएगी। रिटेंशन मतलब कितनी देर तक, कितनी ज्यादा टाइम तक आप उसको याद रख सकते हो। तो ये बेसिक जो है, ये कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स माने जाते हैं रीडिंग के। जी सर, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम लोग देख रहे हैं, इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले डिकोड किया, डिकोड करके इसको समझा, समझने के बाद उसको कितनी देर तक हमने रिटेन, बिकॉज अगर रिटेंशन नहीं होगी तो हम आगे उसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं हम आगे उसको कैसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ट्रांसमिट कैसे करेंगे, बेसिकली। तो प्रोग्रेसिव है बेसिकली, ये स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कैसे मूव करते हैं फ्रॉम साउंड ABCD जैसे बच्चों को सिखाते हैं, टू वर्ड्स, अभी जैसे मैंने बताया,
ABCD से फिर वर्ड्स में आते हैं, वर्ड से फिर सेंटेंसेस में आते हैं, सेंटेंसेस से फिर पैराग्राफ्स में आते हैं। तो बेसिकली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सॉरी पार्ट्स टू होल को हम फॉलो करते हैं। तो ये है एनालिसिस। फर्दर हम लोग देख लेते हैं डी कोडिंग में। जैसे अभी मैंने बताया डी कोडिंग, डी कोडिंग में कि हम लोग क्या करता है, बच्चा रिकॉग्नाइज करता है जो भी लिखा हुआ है ना। हमने डी कोडिंग में ये भी देखा था कि दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, जो बोल रहे हैं और जो लिखा हुआ है सेम साउंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं बेसिकली। तो they usually master each letter of the alphabet and map these letters the, to the sound they represent. मैप मतलब लपेटना, जो साउंड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मैपिंग क्या होती है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू बिगिन टू डेसिफर और डीकोड। मैपिंग से बच्चों को हेल्प मिलती है कि वो जो कंटेंट को समझ सके, उसको उसका मीनिंग निकाल सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CAT कैट, CAT कैट, तो इसमें जैसे 3 फोनेम्स है, बच्चों को सिखाते हैं ना, क एट कैट, डिकोड करना। कैट ब्रेक कर दिया उसको हमने, स्टार्टिंग में देखा ना, ब्रेक करना बेसिकली। तो ब्रेक करने से क्या होता है, इनटू वर्ड्स हम लोग उनके साउंड्स को अच्छे से समझ सकते हैं, फोनेम्स देख सकते हैं, उसमें कितने फोनेम्स है, उसमें 3 फोनेम्स है। तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, जब लिखा हुआ है उसको जो साउंड निकल रहा है उसको कनेक्ट कर पाना उनके लिए इजी हो जाता है। जब इजी हो जाएगा तो वो लिखे हुए को डिकोड कर सकते हैं। अब आप कैट की बात तो क्या है, हमने कैट का एग्जांपल लिया यहाँ पे। कैट की जगह बैट भी हो सकता है, रैट भी हो सकता है, हैट भी हो सकता है, ऐसे कितने डिफरेंट वर्ड्स है। तो बेसिकली क्या है, हम उनकी हैबिट फॉर्म करें कि उनको पढ़ना आ जाए। बेसिकली सेम साउंड वाले वर्ड्स पहले उनको सिखाए जाते हैं ताकि उनको उन वर्ड्स की पहचान हो सके, क्योंकि वो वर्ड्स बाद में वो सेंटेंसेस में यूज करेंगे। पहले ब्रेक कर करके उनको सिखाते हैं, फिर सिर्फ पहले उनको ब्रेक करके वर्ड सिखा दिया, प्रोनाउंस करना सिखा दिया, फिर सेम साउंड वाले वर्ड उनको सिखाते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग का वर्ड चेंज हो गया, बाकी उसका साउंड सेम निकल के आ रहा है। जो लिखा है एच है तो वो हैट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बैट बी से साउंड प्रोड्यूस अलग कर रहा है अपना बेसिकली। तो साउंड सुनने में भी सेम लगते हैं वर्ड, बट है डिफरेंस, डिफरेंस भी है, सेम भी एक तरह से। तो इस तरह से ब्रेक करना, फिर ब्रेक करके बच्चों को सिखाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, ताकि वो बाद में उन वर्ड्स को इजीली डिकोड कर सके, उनका मीनिंग निकाल सके। तो बेसिकली क्या है, जैसे आप देखें, हमने बात की कि ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसमें आपका ब्रेन का काम होता है। अब डिकोड बच्चा कैसे कर सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके कानों में वो 3 फोनेम्स की आवाज आ रही है, बिकॉज उसका ब्रेन उस तरह से हमने ट्रेन कर दिया है, तो कि उसका ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली जो है इन 3 फोनेम्स को डिफरेंशिएट कर सकता है, अलग कर सकता है। क्योंकि अगर सिर्फ साउंड के से रिलेट करके अगर बच्चों को सिखाया जाता, तो जिनको बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, वो बच्चे क्यों नहीं ये चीज कर लेते, बिकॉज वहां पे ब्रेन का काम होता है। क्योंकि उनका ब्रेन उस तरीके से काम नहीं करता जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, इसलिए उनको सिखाना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज कॉग्निटिव प्रोसेस है रीडिंग, वो रीड क्यों नहीं कर पाते अच्छे से, कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ब्रेन उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चे का ब्रेन काम करता है। इसलिए ये एक ब्रेन और कॉग्निटिव ब्रेन, दूसरे में मैं कही कि कॉग्निटिव प्रोसेस है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है बच्चों को आदत पड़ जाती है, डिकोडिंग की आदत पड़ जाती है, इट बिकम्स ऑटोमेटिक। फिर बाद में ये एक नॉर्मल ऑर्डर बन जाता है, नॉर्मल प्रोसीजर बन जाता है। बच्चा जो है उसको आदत पड़ जाती है। हम लोग बच्चों को शुरू से एक आदत अ, डाल देते हैं कि डिकोड कैसे किया जाता है किसी वर्ड को, तोड़ तोड़ के अल्फाबेट से। क्योंकि अल्फाबेट से हम लोग उनको सिखाते हैं पहले टुकड़ों में, फिर उस टुकड़ों को जोड़ना सिखाते हैं वर्ड फॉर्म में, फिर उन वर्ड्स के टुकड़ों को जोड़ना सिखाते हैं सेंटेंस फॉर्म में, फिर उन सेंटेंसेस को जो टुकड़ों को जोड़ना सिखाते हैं हम लोग उनको पैराग्राफ फॉर्म में।
नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्रहेंशन। डिकोडिंग हो गई, डिकोड टुकड़ों में कैसे उन्होंने उसको जाना। उसके बाद क्योंकि डिकोडिंग ही जो है कॉम्प्रहेंशन, जो कॉम्प्रहेंड करने में हमें जो हेल्प करती है, अंडरस्टैंड करने में बेसिकली, कि जो लिखा हुआ है उसको कैसे समझा जा सकता है। तो जो कॉम्प्रहेंशन है वो किस चीज पे बेस्ड होती है, एबिलिटी टू डिकोड, वही बात होगी। डिकोड जो है उसका बेसिस बनता है, बिकॉज जब हम लोग कोई भी वर्ड देखते हैं हमें एकदम से पता चल जाता है उसका मीनिंग क्या है। जब तक उसका मीनिंग नहीं पता होगा तब तक हम डिकोड नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे बच्चे जो हैं उनको आदत डलनी शुरू हो जाती है, उनको वर्ड्स के बारे में उनकी वोकैब अच्छी शुरू हो जाती है, बननी शुरू हो जाती है, तो ये प्रोसेस एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में चेंज हो जाता है। पहले तो हम उनको सिखाते हैं, उनकी हैबिट फॉर्म करते हैं, बाद में जो ये प्रोसेस एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है कि डिकोड कैसे किया जाता है। बेसिकली स्टार्टिंग में हमको डिकोड करना ही सिखाते हैं हम टुकड़ों में, बिकॉज अल्फाबेट्स है ना वहाँ, सी ए टी कैट, मैंने टुकड़ों में सी ए टी कैट उनको सिखाया। अब यहाँ पे अगर ये पैराग्राफ है, ये एक पैरा लिखा हुआ है, इसको डिकोड कैसे करते हैं टुकड़ों में। टुकड़ों में कैसे, ये वर्ड अलग है, चिल्ड्रन अलग है, बिगिन अलग है, टू अलग है, कॉन्सेंट्रेट अलग है। मैं सबको इकट्ठा तो नहीं पढ़ूंगी, पहले अलग अलग पढ़ रही हूँ ना मैं इसको, क्योंकि जब तक इसको टुकड़ों में नहीं जाएंगे तब तक इसका अलग मीनिंग निकल के नहीं आएगा। पहले टुकड़ों में करते हैं, फिर उसको हम जोड़ते हैं, फिर उसका जो एक ओवरऑल मीनिंग निकल के आता है। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे कॉन्सेंट्रेट वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, तो ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही मुझे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बाकी सब का मीनिंग अगर मुझे पता भी होगा, सपोज कॉन्सेंट्रेट का एक वर्ड का ही मीनिंग मुझे नहीं पता, तो कई बार क्या होता है आपको ये पूरा सेंटेंस ही समझ में नहीं आता, है ना। तो मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस देखो, ये डिपेंड करता है उस पर। एंड पैराग्राफ ड्यूरिंग रीडिंग, तो बेसिकली धीरे धीरे जो बच्चों की आदत बन जाती है समझना, तो जैसे जैसे बच्चे रीड करते हैं, है ना, साथ के साथ दे कनेक्ट इंफॉर्मेशन विद द कंटेक्स्ट ऑफ ए सिलेक्शन, रिलेट व्हाट दे आर रीडिंग, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है उसको कनेक्ट, रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब तक जो बच्चे जो हैं तभी उनको समझ में आएगा। हमने जैसे पिछले हमने वीडियो में भी बात की थी, बैकग्राउंड नॉलेज में क्या है कि कहाँ किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, क्योंकि जो कुछ भी बच्चे पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, अगर हम उनको रियल लाइफ से रिलेट करके सिखाते हैं ना तो उनके लिए लर्न करना इजी हो जाता है, बिकॉज उनकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल साथ साथ लर्निंग होती है। नेक्स्ट हमारा आता है रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स कितनी देर तक हम उसको याद रख सकते हैं। दे मस्ट बी एबल टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज द कंटेंट। पढ़ा, बेसिकली उसको ऑर्गेनाइज समराइज किया, बेसिकली समराइज किया। ऑर्गेनाइज मतलब पहले क्या चीज पढ़ी थी, फिर बीच में बाद में क्या चीज पढ़ी, लास्ट में क्या चीज पढ़ी, ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर समराइज अपने वर्ड्स में बताते हैं कंटेंट, जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी उनको पता है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। रिटेंशन, ये रिटेंशन से रिलेटेड है। तो ये चीज बच्चों को किस चीज में हेल्प करती है, इंफॉर्मेशन को जितना याद रखने में हेल्प करती है, मेमोरी में, उनकी मेमोरी में, उनको अपनी मेमोरीज में रखने में हेल्प करती है। और किस चीज में हेल्प करती है कि वो उसको जब भी उनसे कुछ उस चीज से रिलेटेड पूछा जाए या वैसी कोई सिचुएशन आए, उनको याद कर सके, रिकॉल, और उसको अप्लाई कर सके। बेसिकली अगर मैंने आपको कोई नई चीज सिखाई, जैसे एक्सपेरिमेंट का अगर मैं एग्जांपल लूं, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने करना सिखाया, उसके बाद पहले डिकोड क्या किया आपने, थ्योरी पढ़ी आपने, उसको डिकोड किया, अच्छा ठीक है, कॉम्प्रिहेंड भी कर लिया, फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल भी कर लिया, फिर उसके बाद उसको कितनी देर तक आप याद रख सकते हो ताकि उसको आप रियल लाइफ में बाद में जाके आप उसको यूज कर सको। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे जब हम इसको हम ब्रेक करके देखते हैं तो एनालाइज करना बहुत जरूरी, इससे पता चलता है, इससे बच्चे को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज एक चीज दूसरे पे बेस्ड है। डिकोडिंग नहीं होगी तो कॉम्प्रहेंशन नहीं होगी, कॉम्प्रहेंशन नहीं होगी तो रिटेंशन नहीं होगी, तो एक चीज दूसरे पे बेस्ड है। तो ये हमने डिस्कस किया आज एनालिसिस ऑफ टास्क, जो टास्क होते हैं कौन से, डिकोडिंग, कॉम्प्रहेंशन और रिटेंशन, ये तीन तरह के टास्क होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन टू रीड। मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है रीडिंग के लिए, बिकॉज आप देखो कि हर किसी को रीडिंग करना मतलब
नहीं, आदत नहीं होती, उसकी आदत बनानी पड़ती है। कईयों को शौक होता है इसलिए आदत भी बन जाती है, कईयों पे हमें बच्चों की आदत बनानी पड़ती है। तो एक मोटिवेशन बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, मोटिवेशन देनी जरूरी है। तो मोटिवेशन मतलब क्या हुआ, एक बच्चे की अपनी ईगरनेस या विलिंगनेस या उसकी अपनी इच्छा, उसमें इच्छा जागृत करना बेसिकली। क्योंकि जो बच्चे मोटिवेटेड होते हैं वो हमेशा रीड करने के लिए कुछ ना कुछ इधर उधर से नॉलेज गेन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ते रहते हैं और वो उस चीज को एंजॉय भी करते हैं। कहीं भी बैठ के वो पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि जितना पढ़ेंगे, आप माने कि जितना हम हमारी रीडिंग से नॉलेज हमारी इनहेंस होती है ना, उतना किसी चीज से नहीं होती। रीडिंग से आपको बहुत तरह की नॉलेज मिलती है। तो मोटिवेशन जो है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन टू रीड का मतलब है कि चिल्ड्रन जो है हैव लर्न द वैल्यूएबल फॉर देम विच इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट आल्सो एनलाइटनिंग एंड इंफॉर्मेटिव। तो बेसिकली मोटिवेशन एक देना बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये किस चीज में हमें हेल्प करती है, बच्चों में इनकलकेट करने में, कॉन्फिडेंस, बच्चों का लेवल बढ़ाने में और उनकी एक एबिलिटी को बढ़ाने में कि हर जगह से हमने कुछ ना कुछ लर्न करना है। क्योंकि जब वो उनमें लर्न करने की मोटिवेशन बढ़ेगी तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि मोटिवेटेड रीडर्स जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, रीड करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ तैयार रहते हैं। वो खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ रीड करते रहेंगे। तो अब देखते हैं क्या फैक्टर्स है जो मोटिवेशन हमारी हेल्प करते हैं। पहला हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी, फिर अलाउड रीडिंग, चॉइस ऑफ बुक्स, जीरो डिस्ट्रैक्शंस, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, एक्स्ट्रा बुक रीडिंग, एक्सेस टू लाइब्रेरी, डिस्कशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज और रिवॉर्ड्स। ये सब जो है मोटिवेशन को हेल्प करते हैं बच्चों में मोटिवेशन जगाने में। थोड़ा सा इसको डिटेल में भी हम देख लेते हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या चीज है, बिलीव, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, बिलीव। क्या चीज, दैट वी हैव ourselves that causes us to make choices, put forth and persist in the face of difficulty, मतलब डटे रहना एक तरह से, हमें चॉइसेस। सेल्फ एफिकेसी बेसिकली क्या चीज है, ये एक बिलीफ है। सेल्फ एफिकेसी एक बिलीफ है कि हाँ आप कर सकते हो, आप कर लोगे, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो आप कर लोगे, आप अपने पूरे एफर्ट्स लगाओगे, अगर आप पे वीकनेसेस भी है आप कर लोगे। तो मोटिवेशन टू रीड फैक्टर, ये चीज बच्चों में डेवलप करनी जरूरी है। बिकॉज अगर बच्चों को, अगर सपोज बच्चा कहे कि मुझे ये चीज नहीं आती, हम क्या कहते हैं बच्चों को, कोई बात नहीं तुम कर लोगे। तो ये चीज बच्चों में डेवलप करनी, उसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं कि मतलब बच्चों में हमने वो भावना पैदा करनी, हाँ वो कर लेंगे। अगर उनमें उनको प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे। तो ये चीज कब होती है, इट अकर्स व्हेन ए चाइल्ड इवैल्यूएट्स हिज ओन कॉम्पिटेंस, मतलब अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। क्या चीज, अपनी लर्निंग को इवैल्यूएट कर सकता है। एंड बिलीविंग, और ये मानना कि वो जो भी करेगा उसमें वो हमेशा जो है कोशिश, अपनी कोशिश को करता रहेगा तो उसको सक्सेस जरूर मिलेगी, एफर्ट्स करता रहे तो वो सेल्फ एफिकेसी हेल्प करती है मोटिवेशन बढ़ाने में। नेक्स्ट हमारी आती है अलाउड रीडिंग। इसमें क्या है, टीचर को जो है बच्चों को अलाउड रीडिंग छोटी क्लासेस में करवाती है ना, चलो खड़े हो और रीड करो, किस लिए, कि बच्चे जो है करेक्ट प्रोनाउंस कर सके वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन टू क्लियर टू हर स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये कि बच्चे को जब टीचर सुनते हैं और हम लोग बच्चों को जब लाउड रीडिंग करवाते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट कर। और हम ये लोग वहाँ ये देखेंगे कि जब एक बच्चा रीड कर रहा होता है तो वहाँ एक बच्चे की
प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक हो रही होती, वो सारे बच्चों की हो रही होती है, बिकॉज वहां पे जो सारे बच्चे हैं वो सुन रहे हैं। एक बच्चा तो बोल रहा है, अगर आप एक को करेक्ट करोगे, बाकी बच्चे जो सुन रहे हैं, एक बच्चे ने गलती की वो सुन रहे हैं, तो हमने करेक्ट किया बच्चे को, बाकी बच्चे भी अपने आप को उसी वक्त करेक्ट करेंगे। तो ये भी एक मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है रीडिंग का, बिकॉज वो गलती उस बच्चे ने की, बाकी बच्चों ने सुना, अपने आप को करेक्ट किया, वो बच्चे वो गलती को रिपीट नहीं करेंगे। तो रीडिंग लाउड जो है हेल्प करता है टीचर्स को टू मॉडल इंपॉर्टेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज एंड मास्टरी मॉडलिंग। मतलब कहने का मतलब रीड कैसे किया जाए एक तरह से। टीचर तो वैसे ही पूरा मॉडल एक एग्जाम्पल है बच्चों के लिए, क्या कैसे किया जाना चाहिए, वो हर चीज को बच्चों को सिखाता है, करके सिखाता है, तो एक बहुत अच्छा मॉडल है। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ बुक्स। चॉइस ऑफ बुक्स बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, बिकॉज बच्चे को एक अपनी चॉइस होना जरूरी है कि वो क्या पढ़ना चाहता है। छोटे बच्चों को जैसे हम देखते हैं कॉमिक्स पढ़नी जरूरी, कॉमिक्स पढ़नी अच्छी लगती है, पर हम लोग उनको रोकते हैं कॉमिक पढ़ने से, जबकि उनको रोकना नहीं चाहिए, बिकॉज उनकी रीडिंग हैबिट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर हम उनकी चॉइसेस को यहीं से ही नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, बाद में जाके उनमें रीडिंग हैबिट इस्टेब्लिश सॉरी रीडिंग हैबिट जो है डेवलप नहीं होगी। तो चॉइस ऑफ बुक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रीडिंग हैबिट हमें उनमें डेवलप करनी है। अब स्टार्टिंग में हम बच्चों को क्या देखते हैं, बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग हम बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं। स्टार्टिंग में हम बच्चों को इजी लेवल की बुक्स देते हैं, और जिसमें जो है पिक्चर्स होती है, बिकॉज वो उनकी अटेंशन ग्रैब करती है। कुछ ऐसा मटेरियल देते हैं जिससे बच्चों की रीडिंग हैबिट बन सके। एक्टिविटी बुक्स बच्चों की हम देखते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चों की पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स को कई बार क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि पिक्चर किस चीज की बनी हुई है, तो वो क्या है, एक तरह से उनकी अटेंशन ग्रैब करने का एक स्ट्रैटेजी है बेसिकली। किस लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि चॉइस बच्चों की देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है नो डिस्ट्रैक्शंस। अब नो डिस्ट्रैक्शंस क्या चीज है, कि बच्चों को जब भी पढ़ते हैं उनका एनवायरनमेंट, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एनवायरनमेंट में बताया था कि एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। उनका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो। यहाँ तक कि एक्सटर्नल की भी बात नहीं, यहाँ इंटरनल की भी बात हो रही है, मतलब बच्चे का माइंड वो भी डिस्टर्ब करता है बच्चे की रीडिंग हैबिट में, बिकॉज अगर बच्चा डिस्टर्ब्ड होगा अच्छे से, उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं होगी। तो बच्चे को एक पीसफुल इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे जो है वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस ना करें, क्योंकि अगर वो गलत प्रोनाउंस करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, वो लाइफ फिर आगे चल के वो उसी चीज को कंटिन्यू रखते हैं, वो वैसे ही उसको याद कर लेते हैं, वो उसको वैसे ही प्रोनाउंस करते रहेंगे रॉन्ग रॉन्ग। वो गलत वर्ड सीख लेंगे, क्योंकि एक बच्चा गलत बोल रहा है, फिर दूसरा उसको भी फॉलो करेगा, तीसरा चौथा। तो ये टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पे बच्चा गलत बोल रहा है उसको वहीं पे करेक्ट किया जाए, ताकि बच्चे जो है वर्ड्स को सही तरीके से पढ़े, बिकॉज जैसा पढ़ेंगे, जैसा समझेंगे, जैसा याद करेंगे, वो आगे जाके उसको वैसा ही यूज करेंगे। गलत मीनिंग भी उससे कन्वे हो जाता है कई बार। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा बुक रीडिंग। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो है स्टूडेंट्स को एक नॉर्मल हम लोग जो रीडिंग करवाते हैं, एक्स्ट्रा बुक रीडिंग की भी जो है बच्चों को प्रोवाइड करवानी जरूरी है, उनको चांस देना जरूरी है टू रीड बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक बेसिकली। अब एक्स्ट्रा बुक रीडिंग में क्या है, बच्चे जो अब हम लोग क्या उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब अगर उनको लाइब्रेरी में अगर पीरियड लगाया जाए, अब लाइब्रेरी में कितने तरह के सोर्सेज हैं जहाँ से वो रीडिंग की हैबिट को फॉर्म कर सकते हैं हम। जैसे जर्नल्स वहाँ माने पाए जा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स मिलते हैं, ऑनलाइन ऐसे कितने रिसोर्सेज हैं जो टीचर के लिए हेल्पफुल है, बच्चों को जो रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए। और आजकल तो हम देखते हैं बच्चों की रीडिंग हैबिट को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए बेसिकली और कितनी तरह के मतलब सोर्सेज अवेलेबल है।
बच्चों को तो सप्लीमेंट्रीज भी लगाई गई है, एनसीईआरटी में बच्चों को सप्लीमेंट्री रीडर्स भी है इंग्लिश में। वो किस लिए है? ताकि उनकी मतलब लैंग्वेज अच्छी हो सके, उनकी रीडिंग हैबिट जो है डेवलप हो सके। क्योंकि टेक्स्ट बुक्स अकेली जो है वो इनफ नहीं है बच्चों की जो इस एबिलिटी को डेवलप करने के लिए और उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए। इसलिए कहा इसलिए कहा गया है कि बच्चों को जो है उनकी चॉइस की बुक्स भी देनी चाहिए, बिकॉज वो एक बेसिस, जैसे मैंने कहा, एक फाउंडेशन का काम करती है, बेस का काम करती है। नेक्स्ट है एक्सेस टू लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी एक्सेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो टीचर्स को है बच्चों को लाइब्रेरी में जरूर लेके जाना चाहिए। आजकल तो लाइब्रेरी के बच्चों में के जो टाइम टेबल है उसमें भी इंक्लूड कर दिया गया है। वहां पे क्या है, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। कहाँ, किससे? किताबों से, किताबों की दुनिया से। द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी को कहते हैं ना द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। तो जहाँ पे बच्चे अपने आप एक्सप्लोर करें, वहां पे बच्चों को क्या चॉइस मिल सकती है, बच्चों को जो भी उनको बुक अच्छी लगती है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे वहां पे अपना जो उनको पसंद है वो रीड करें, बिकॉज उनकी चॉइस से ही हम उनको मतलब जहां हम उनको जिस पाथ पे ले जाना चाहते हैं उस पाथ पे ले जाया जा सकता है। उनके अंदर एक मोटिवेशन को इनकलकेट किया जा सकता है। सेल्फ रीडिंग की उनमें हैबिट जो है इनकलकेट की जा सकती है। कैसे? एक बुक को सर्च करना है, ये चीज की स्ट्रैटेजी उनको सिखाई जा सकती है। लाइब्रेरी में कैसे बैठना है, लाइब्रेरी में बैठने की एक हैबिट को फॉर्म किया जा सकता है। तो ये मोटिवेशन में बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है डिस्कशन। अब डिस्कशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज डिस्कशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक दूसरे को के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे को अपने आप क्या सोचते हो हम एक दूसरे को बताते हैं, मैं क्या सोचती हूँ मैं आपको बताऊंगी, आप क्या सोचते हो आप मुझे बताओगे। तो डिस्कशन हेल्प करती है। तो टीचर को जो है बच्चों का मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए। डिस्कशन कैसे ऑर्गेनाइज करवाई जा सकती है कि बच्चों को कुछ कंटेंट दे दिया पढ़ने के लिए और बच्चों को बोला कि आपने इसको पढ़ के आना है, हम लोग कल इस टॉपिक पे इस कंटेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, आपने अपने व्यू पॉइंट्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स को जो है मौका दिया जाए, अगर स्टूडेंट्स को मौका टू शेयर देयर व्यूज, है ना, क्वेश्चंस ईच अदर टू डू एनालिसिस एंड ड्रॉ कंक्लूजन इन द एंड। तो ये भी एक मोटिवेशन उनको मिलती है, बिकॉज अगर हम लोग बोलेंगे कि हम इस बात पे डिस्कस करेंगे तो वो क्या मोटिवेट करेगा उनको कि वो डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज लेकर आए। वो कितनी चीजों को आप देखो रीड करेंगे, आप वो ऑनलाइन भी जाके निकालेंगे, वो बुक्स से भी निकालेंगे कितना कुछ कंटेंट पढ़ने के लिए, उससे रिलेटेड नॉलेज। तो डिस्कशन भी मोटिवेशन लेवल बच्चों का बढ़ाने में हेल्पफुल है बहुत। नेक्स्ट, एक्टिविटीज कंडक्ट करी जानी चाहिए, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करवाया जाना चाहिए विच इज बेस्ड ऑन देयर रिसेंट रीडिंग्स। जो भी उन्होंने पढ़ा है टीचर वैसी कुछ एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकती हैं। डिस्कशन एक उस एक्टिविटी का पार्ट बन सकता है, डिस्कशन भी एक एक्टिविटी है। तो डिस्कशन भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो मोटिवेशन लेवल जो बच्चों का बढ़ाने में हेल्प करती है। उसके बाद बच्चों को रिवॉर्ड्स देने चाहिए। रिवॉर्ड्स का मतलब जो है स्टूडेंट्स जो भी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स, क्योंकि वो भी एक मोटिवेशन का काम करते हैं। ये एक अच्छा जो है वे माना गया है बच्चों को मोटिवेट करने का, टू रीड बुक्स। और इस तरह से बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं। रिवॉर्ड्स में ये आप क्या दे सकते हो, बैजेस दे सकते हो बच्चों को, चॉकलेट्स दे सकते हो, और ऐसे कितने तरह के रिवॉर्ड्स हैं। तो इससे भी बच्चे जो है मोटिवेटेड रहते हैं, अ गुड रोल मॉडल। तो चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, तो बच्चे जो हैं आपको जो है हमेशा फॉलो करते हैं, आपको इमिटेट करते हैं। तो आपको एक अच्छा रोल मॉडल, एज अ रोल मॉडल बच्चों के आगे अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी, बिकॉज वो आपको अगर देखेंगे रीड करते हो तो वो आपको भी फॉलो करेंगे। छोटे बच्चे देखते हैं, आपने देखा होगा जब आप रीड कर रहे होगे तो छोटे बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, वो भी देखते हैं आप क्या रीड कर रहे हो, वो भी आपके साथ आपका कंटेंट रीड करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली वो आपको इमिटेट करते हैं।
तो टीचर्स और जो जो पेरेंट्स हैं उनको शेयर करना चाहिए अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस, बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ रीड करें। एक ऐसा एटमॉस्फेयर इससे क्रिएट होगा जिससे बच्चे मोटिवेट होंगे, तो आप एक अच्छा रोल मॉडल साबित होंगे। तो ये था आज का हमारा जो हमने टॉपिक कवर किया इसमें, एनालिसिस ऑफ टास्क इन्वॉल्व इन रीडिंग और मोटिवेशन, कैसे हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं बेसिकली रीड करने के लिए। आई होप कि आपको मैं ये समझा पाई हूँ, और प्लीज मेरा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल वीनस एजुकेशनल लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के हमारे जो 2 टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।